नवंबर पर शपथ ली, लेकिन राजनीतिक दिलचस्पी का सबब कुछ और ही रहा। सबकी नजरें पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर थीं, जहां अरविंद केजरीवाल और लालू यादव का मिलन हो रहा था, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला एक साथ मौजूद थे, जहां शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक साथ मौजूद थे, जहां ममता बनर्जी और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी एक साथ मौजूद थे। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में धुर विरोधी नेताओं का जमघट देखकर अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या नीतीश की ताजपोशी मोदी के खिलाफ ध्रुवीकरण की शुरुआत है? क्या बिहार में महागठबंधन का मॉडल पूरे देश में लागू हो पाएगा? मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बिहार में नीतीश कुमार इससे पहले भी 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे, लेकिन इस बार उनका शपथ ग्रहण समारोह देश की राजनीति का ऐसा मंच बन गया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी अपने अंतर्विरोध भुलाकर जुट गए। नीतीश की ताजपोशी में राजनीति के ऐसे ऐसे दिग्गज एक साथ दिखे जो एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से राजनीति में उतरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हीं लालू प्रसाद यादव से गले मिल रहे थे, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लंबी लड़ाई के बाद सत्ता हासिल करने वाली ममता बनर्जी ये जानते हुए भी शपथ ग्रहण में आई कि यहाँ सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी भी आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी यहाँ थे और एनडीए में रहकर भी मोदी का विरोध कर रही शिवसेना के नुमाइंदे भी। कर्नाटक की राजनीति में एक दूसरे के विरोधी कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी पटना के गांधी मैदान में थे। नीतीश की ताजपोशी में बेमेल विचारों वाले नेताओं का जमघट देखकर साफ था कि मोदी के विरोधी ये तमाम नेता नीतीश के रूप में वो तुरुप का इक्का देख रहे हैं जिसके आगे मोदी का जादू भी फीका हो गया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किस तरीके से रोका जाए या एनडीए के बढ़ते प्रभाव को देश भर में किस तरीके से रोका जाए, वो अब आपका मेन मुद्दा बन के रह गया। लालू नीतीश जी का एक साथ आना भी यही वजह थी। इन्होंने अपनी नीतियों को, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजीज को एक तरफ रखते हुए इन्होंने अलायंस सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए इन्होंने इस अलायंस को किया। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में ये तो प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और सुशील कुमार मोदी गांधी मैदान पहुंचे। मोदी विरोधी नेताओं की भीड़ देखकर ये समझना मुश्किल नहीं था कि इनका इरादा क्या है। जिस तरह की जीत हुई और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों ने जिस तरह से बिहार में माहौल को खराब करने का प्रयास किया है, ये हम लोगों ने सशक्त और मजबूत सरकार बनाने का प्रण लेकर के पिछले 2-2.5-3 महीनों से हम लोगों ने मेहनत किया। जनता ने मैंडेट दिया है। मैं समझता हूं कि एक सशक्त और मजबूत सरकार बनेगी बिहार में और विकास के लिए प्रगतिशील रहेगी। हालांकि सवाल अब भी बड़ा है कि क्या बिहार में महागठबंधन का प्रयोग और फिर नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में नेताओं का जमघट मोदी के खिलाफ राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत है। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि मोदी को हराने के लिए महागठबंधन की बातें तो चल रही हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि क्या मोदी को हराने की खातिर नेता अपनी नीति और निजी खुन्नसों को दरकिनार कर पाएंगे। अभिषेक चंद्रा के साथ अमित कुमार सिंह, पटना, इंडिया न्यूज। बहुत ही अहम और दिलचस्प मुद्दा है आज बड़ी बहस में, और बहुत ही अहम मेहमान भी इस पर चर्चा के लिए जुड़े हैं। साबिर अली साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद रहेंगे। नदीम जावेद साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन। राजीव रंजन है हमारे पास जेडीयू से। आरजेडी से हमारे साथ सीनियर लीडर राजनीति प्रसाद हैं। दिलीप पांडे हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से स्पोक्स पर्सन। और यहां स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साबिर अली, सबसे पहला सवाल आपसे कि जिस वक्त महागठबंधन बन रहा था उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता था कि अभी तो देखिए तमाशा, सीटों पर झगड़ा होगा, फिर टिकट बंटवारे पर झगड़ा होगा, लेकिन आप लोगों की ये जो बात थी ये कहीं भी नजर नहीं आई। अब ये कहा जा रहा है कि अब देखिए हनीमून पीरियड खत्म हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि आज शपथ ग्रहण ही नहीं बल्कि आज मंच पर जो मौजूद थे बाकी तमाम पार्टियों के नेता,
आपको लगता है कि आज उस ध्रुवीकरण की शुरुआत हो गई है? हाँ, मुझे नहीं पता नहीं आपका आकलन क्या है। राजनीति मैं भी देखता हूं और मंच पे लोगों को भी, मैं जितने लोग थे उन सबों को तकरीबन राजनीति क्या हो सकती है, उनकी क्या रही है और कैसे करते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान देखता है। क्योंकि आज के तारीख में किसी की राजनीतिक जीवन को देखना बड़ा आसान है, चाहे वो मेरा हो या किसी और का। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ध्रुवीकरण कहां किस तरह होता है, उसका कहां कहां अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग मैं समझता हूं कि अलग हालात है, वहां के वोटर के पैटर्न्स अलग हैं, सोच अलग है, परिस्थितियां अलग है। और ध्रुवीकरण कितनी होती है मैं नहीं समझता हूं कि 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर इसका कोई असर होना है। आने वाले दिनों में भी इसका असर होगा, मैं इसको नहीं मानता। और इसकी वजह यह है कि मंच की जो आप चर्चा कर रहे हैं, मंच पे जो लोग हैं उसमें बहुत अलग अलग सोच के लोग थे, अलग अलग राजनीति करने का उनका अपना नजरिया है, बड़े तजुर्बाकार लोग थे। अरे लालू और नीतीश से ज्यादा अलग सोच और क्या हो सकती है? वो एक साथ है तो फिर सब एक साथ आ जाएंगे साबिर साहब। तो मैं कम से कम ऐसा है, या आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि राजनीति के टोकरी में अंडे मुर्गी के रखे जाते हैं लेकिन बतख पैदा होकर निकलता है। आपकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन राजनीति में अंडा दूसरा रखे हुए और बच्चा दूसरा निकलता है। और ऐसा कम से कम 40 साल का इतिहास निकालिएगा तो एक नहीं हजारों, आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिलेंगे। मैं 40 साल के इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं 40 दिन पुराने इतिहास में चला जाता हूं। 40 दिन भी क्या, अभी वक्त ही कितना हुआ है, 8 तारीख बीते हुए। आपने अभी कहा कि अलग अलग राज्यों के चुनावी समीकरण, वोटरों के समीकरण अलग अलग हैं, लेकिन साबिर अली, बिहार इलेक्शन हारने के बाद अरुण जेटली ने कहा कि हम बिहार का चुनावी गणित समझ नहीं पाए। तो आप कैसे दावा करते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनका गणित आपने समझ लिया अभी से? ऐसा है कि उससे पहले हम लोगों ने क्या दूसरे प्रदेशों को भारतीय जनता पार्टी ने गणित नहीं समझा क्या? झारखंड का नहीं समझा, महाराष्ट्र का नहीं समझा, कश्मीर का नहीं समझा, लोकसभा नहीं समझा। तो पहले जो गणित समझे वो भुला दिए, और कहीं चूक होगी तो उसको याद रखना ये ठीक नहीं है। और कभी कभी चूक भी होती है, और किसी से भी चूक हो सकती है, और किसी पार्टी से भी चूक होती है। ठीक है, दिलीप पांडे साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। दिलीप पांडे साहब, बहुत विहंगम तस्वीर आज हमने देखी। अरविंद केजरीवाल लिपट गए लालू प्रसाद यादव से, उसके बाद उन्होंने विक्ट्री वाला हाथ हवा में लहराया। कैसा लगा, क्या फीडबैक मिला अरविंद केजरीवाल जी का? कैसा लगा ये शक्ति प्रदर्शन उन्हें? अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की पराजय के बाद बिहार की बदलती हुई राजनीति के पृष्ठभूमि में विषय बड़ा रोचक है ये बहस के लिए। पर इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है, मैं भी आपका पैकेज सुन रहा था, बार बार एक शब्द आ रहा था कि मोदी विरोधी लोग एक खेमे में जमा हो गए, मोदी के डर से लोग एक मंच पर इकट्ठा हो गए। इसको समझने की जरूरत है, इसको और ग्रेटर डिटेल्स में जाने की आवश्यकता मुझे लगता है। देखिए, ये डर मोदी जी का नहीं है। माननीय मोदी जी से हमारे राजनीतिक मतभेद है, लेकिन बड़ी गर्मजोशी से अरविंद केजरीवाल माननीय मोदी जी से मिलते हैं, माननीय मोदी जी लालू जी से मिलते हैं, मुलायम सिंह यादव से मिलते हैं। ये जो सामाजिक मंचों पे शिष्टाचार के अंतर्गत जो मिलना जुलना होता है, उससे घबराने डरने की या किसी गठजोड़, उसको कोई गठजोड़ मान लेने की गलती हमको नहीं करनी चाहिए। गठजोड़ क्या है कि कश्मीर में अलगाववादियों के खिलाफ माननीय मोदी जी बोला करते थे, लेकिन जहां मौका परिस्थिति की बात आई फटाफट पीडीपी के साथ चल दिए। जब तक चुनाव लड़े नहीं थे, जीते नहीं थे, पाकिस्तान को गरियाते थे, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ को शॉल भेजने लगे। हकीकत यह है कि माननीय मोदी जी की जो विचारधारा है उसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। जो बिहार में जो विचारधारा तो अरविंद केजरीवाल की लालू प्रसाद यादव के प्रति भी ऐसी ही थी, तरीकों पे मैं इसीलिए आपके पास जल्दी से आ गया दिलीप पांडे जी। बिल्कुल, क्योंकि हमें ट्वीट याद आता है, आपने ट्वीट किया था कि अगर केंद्र सरकार लोकपाल ले आई होती, अगर उसने लोकपाल खारिज न किया होता तो आज लालू जेल में होते। लालू घोटालेबाज हैं, आज उसी घोटालेबाज से आपके मुख्यमंत्री गले मिल रहे थे। बिल्कुल, तो विचारधारा तो आपकी भी ये थी। आप देखिए, इस मंच
मैं हूं, आप हो, इस पैनल पे तमाम लोग हैं, हम सबके अंदर कम से कम सामान्य सामाजिक ज्ञान तो है ही कि एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर दूसरा मुख्यमंत्री जाता है, वहां कोई शिष्टाचार वश हाथ मिलाता है तो इसको राजनीतिक गठजोड़ नहीं मिलना चाहिए। मेरे पास तमाम तस्वीरें हैं जिसमें माननीय मोदी जी मुलायम सिंह यादव से, येदुरप्पा से, जो उनके पार्टी के निहाल चंद के साथ खड़े, जो जिनको राजस्थान पुलिस की तलाश है, इन तमाम लोगों के साथ मोदी जी घूमते फिरते रहते हैं। इसके बावजूद हम भी माननीय मोदी जी से बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं, बड़ी खुशगवार तरीके से मिलते हैं। तो इसको आप राजनीतिक गठजोड़ का नाम मत दीजिए। राजनीतिक गठजोड़ का नाम नहीं दे रहा दिलीप पांडे। सवाल है वो ये दिलीप है पांडे कि जिसकी चर्चा हम और आप कर रहे हैं, दिलीप पांडे जी, राजनीतिक गठजोड़ का मैं नाम नहीं दे रहा। नहीं होगा, इसको आप किसी खेमे के रूप में देख सकते कि नहीं, ये बड़े सवाल है। नहीं, मैं केवल विचारधारा की बात कर रहा हूं। 3 अक्टूबर 2013, रुक जाइए साबिर अली साहब, रुक जाइए साबिर अली साहब, रुक जाइए। 3 अक्टूबर 2013 5:53 शाम को अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है, लालू मेड करोर्स इन फोडर स्कैम बट नो ऑर्डर ऑफ रिकवरी फॉर दैट मनी, जस्ट 25 lakhs फाइन एंड फ्यू डेज ईयर्स इन जेल, अ स्वीट डील। आज गले मिलकर किस तरह की डील कर रहे थे केजरीवाल साहब? मुझे एक समीकरण और समझा दीजिए अनुराग भाई कि जिस प्रकार से मोदी जी जो है वो पीडीपी के साथ हैं और पीडीपी के साथ अलगाववादी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं, तो क्या माननीय मोदी जी पाकिस्तान के साथ हैं? उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार माननीय केजरीवाल जी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया था, उनके गवर्नेंस का समर्थन किया था, जो वहां पर जनादेश मिला है, उनके 10 साल के सुशासन का जनादेश मिला है, उसका समर्थन किया था। आप इसे अनावश्यक रूप से बार बार लालू जी से जोड़ देंगे तो आरजेडी और एएपी का गठजोड़ नहीं हो जाएगा। अच्छा। इससे बड़ा ये तो राजनीतिक मतलब नासमझी होगी स्पष्ट रूप से। जो बड़ा प्रश्न है वो ये है कि क्या ये कोई तीसरा खेमा है, क्या ये देश की राजनीति को बदलने जा रहा है? उसके ऊपर अगर हम बहस करें और उसको भारतीय जनता पार्टी की हार की पृष्ठभूमि में रखें तब हम कोई सार्थक बातचीत कर पाएंगे। ठीक है। राजनीति प्रसाद जी, मोदी विरोधी लहर जो आप लोगों ने महागठबंधन के हिसाब से चलाई, सरकार बनते बनते मुझे लग रहा है कि वो मोदी विरोधी लहर के बदले लालू की लहर बन गई। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तेजस्वी साहब को 3-3 मंत्रालय मिल गए, डिप्टी सीएम वो होंगे, तेज प्रताप को 3-3 मंत्रालय मिल गए। वो जीत के आया। हाँ ठीक है, तो क्या इसमें हर्जा क्या है? वो जीत के आया ना, दोनों आदमी जीत के आया है। वो कोई नॉमिनेट करके नहीं आए हैं, लालू यादव ने नॉमिनेट नहीं किया है, वो जनता का वोट से जीत के आए हैं। और आप पीछे जाइए, लालू यादव की उम्र कम थी जिस वक्त वो चीफ मिनिस्टर बने थे। विधायक ही मंत्री बनता है ना, विधायक मंत्री। अरे भाई, विधायक ही मंत्री बनता है ना, विधायक मंत्री बना, विधायक वहां जीत के आए हैं। लोगों को, जो अपोजिशन पार्टी के लोग तो उसको हरा के आए हैं, तो मंत्री बनने में दिक्कत क्या है? वो कोई नॉमिनेट थोड़े हुए। ठीक है, ठीक है। राजीव रंजन जी, शक्ति प्रदर्शन बहुत सफल रहा, क्या लगता है आपको नीतीश बाबू का? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे देश में जो एक उम्मीद बिहार की जनता के तरफ, जो देश की निगाहें थी और जिस तरह से बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है, आज ये जरूर लगता है कि कहीं न कहीं बिहार ने एक मार्ग प्रशस्त किया है। और 15-16 महीनों में देश की जनता जिस तरह से त्राहिमाम संदेश भेज रही है, ये एक रेफरेंडम के तौर पर बिहार का चुनाव देखा जाना चाहिए। आवाज आ रही है? जो एक लोकप्रिय राजनेता जब तानाशाह बन जाए। हेलो जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैंने ये कहा कि एक लोकप्रिय राजनेता एक बड़े जनादेश के बाद देश का प्रधानमंत्री बने और तानाशाह बन जाए, उसके फैसले मनमर्जी के फैसले हो, उसके दल और सहयोगी दलों के लोग देश में जहर घोलने लगे, महंगाई से लेकर के राज्यों के अधिकार तक पर हमले होने लगे, तो निश्चित तौर पर बिहार ऐसे मौके पर चुप नहीं बैठ सकता था। और बिहार की जनता ने वही किया जो देश के हित में करना था। ये एक बड़ा जनादेश है और बिहार की परिपक्व जनता ने आज देश को ये बताया है कि आने वाले जो देश के कई राज्यों में चुनाव होंगे उसमें देश का मन कैसा बनेगा। और मैं आपको कह रहा हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तोता रटंत जो दावे थे, जो बिहार में आप भी नहीं पढ़ पा रहे थे, उस कोहरे और धुंध जो संसाधनों के बेशर्म इस्तेमाल के बाद लगातार बताया गया था कि बिहार वो फतह करने के बाहर वो बढ़ने जा रहे हैं। बिहार की जनता के मन को पढ़ना बहुत जरूरी था और शायद ये 25 सीट भी नहीं जीतते। ये जो जीत गए हैं, ये संसाधनों के बहुत ही बेरहम इस्तेमाल के बाद ये कुछ चीजें इनको हासिल हो गई, नहीं तो ये 25 सीटें भी इनको नहीं मिलने जा रही थी। ठीक है,
जिस तरह से केंद्रीय फोर्सेस का, सेंट्रल फोर्सेस का इन्होंने दुरुपयोग किया है, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को आतंकित करने का काम किया, जिस तरह से पैसे का खेल हुआ, जिस तरह से करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने बिहार में बांटे हैं, उसके बाद भी बिहार की जनता इनके तिकड़म में नहीं फंसी और नीतीश कुमार जी के जांचे परखे जो नेतृत्व को उन्होंने महसूस किया था बिहार की धरती पर जो विकास हुआ था उसको प्रामाणिक, जिस तरह से करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने बिहार में बांटे हैं, उसके बाद भी बिहार की जनता इनके तिकड़म में नहीं फंसी और नीतीश कुमार जी के जांचे परखे जो नेतृत्व को उन्होंने महसूस किया था बिहार की धरती पर जो विकास हुआ था उसको प्रामाणिक माना और चन्ना मामा के कपोल कल्पित कहानियों की ओर भरोसा करने के बजाय नीतीश कुमार में दम दिखाया। और इसीलिए आज पूरे देश का जो राजनीतिक नेतृत्व था, चाहे वो यहां तक कि एनडीए की कई दलों के नेता यहां थे और साथ ही साथ जो पूरे देश के क्षेत्रीय दल हो, वामपंथी दल हो, दक्षिणपंथी दल हो, सबके सब अगर पटना के मंच पर थे तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के लिए बिहार से ये खतरे की जो घंटी है वो बज गई है, ये अलार्म का बेल है और इसका सम्मान उन्हें करना चाहिए। अपने फैसले जबरदस्ती देश पर थोपने की जो आदत है उससे मोदी जी को अब उबरना चाहिए। ठीक है, नदीम जावेद साहब, जिस तरीके से आज नीतीश बाबू के शपथ ग्रहण समारोह में धुर विरोधी एक मंच पर नजर आए, राहुल और सुखबीर बादल एक ही मंच पर नजर आए, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा उम्मीद तो कांग्रेस को बंधी होगी आगे को लेकर, भविष्य को लेकर। नहीं अनुराग जी, अगर हम लोग देश की राजनीति को असेस करते हैं, पिछले 40 वर्षों की चर्चा कई लोगों ने करी है, तो मैं देखता हूं कि 67 में कांग्रेस पार्टी बाहर हुई थी लेकिन 71 में वापस आई, 77 में बाहर हुई तो 80 में आई, 89 में बाहर हुई तो 91 में आई, 96 से 98 में बाहर हुई तो 2004 में आई। ऐसा लगता है कि हर 10 वर्षों में इस देश की जनता एक प्रयोग करती है और जो पिछला 2014 का चुनाव था, पूरे 10 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया था, लेकिन शायद सबसे पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे जिनको इतनी जल्दी लोगों ने अस्वीकार किया। बिहार का चुनाव, किसी ने ठीक कहा कि बिहार का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था। बिहार का चुनाव राज्य की सरकार को चुनने का चुनाव जरूर था, लेकिन उसका संदेश न केवल उस राज्य का बल्कि पूरे देश की राजनीति का संदेश था और उसमें एक स्पष्ट मैसेज चला गया कि नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, उनके राजनीतिक कार्यक्रम को बिहार की जनता ने नकार दिया पूरी तरह से। और मैं समझता हूं ये लड़ाई जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वैचारिक स्तर पर भी फैलाने का प्रयास किया, गांधी बनाम गोलवालकर भी एक तरह से कहीं ना कहीं हो गया, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को सफलता मिली। मूल बात जो आपने उठाया वो ठीक बात है कि अगर शिवसेना के लोग या अकाली दल के लोग भी नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होते हैं तो ये संदेश कहीं ना कहीं है कि एनडीए के अंदर भी एक तरह की नाराजगी कह लीजिए या एक तरह का कि नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो उनकी राय थी वो बदलते हुए दिखाई दे रही है। वरना शिवसेना और बिहार में आ जाए, अकाली दल वो नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में आ जाए, ये भी एक साइलेंट मैसेज है कि जो अधिनायकवादी राजनीति है, इस तरह की अधिनायकवादी राजनीति के खिलाफ भी लोग खड़े हैं। अधिनायकवादी राजनीति के खिलाफ खड़े हुए हैं। शिवसेना वाला जो पॉइंट आपने बताया साबिर अली से, उस पर बात करूं उससे पहले एनके सिंह साहब से मैं जरूर एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या कहता है एनके सिंह साहब आपका आकलन, जिस तरीके से मोदी विरोधियों का जमघट लगा है आज नीतीश बाबू के शपथ ग्रहण मंच पर, क्या ये एक ध्रुवीकरण की शुरुआत मानी जा सकती है मोदी के खिलाफ? ये देखिए, देश में दो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और 90s के बाद से बीजेपी एक प्रमुख पार्टी बन के आई और यहां तक आई कि लगातार 25% औसत वोट 96 से इसको मिलता रहा। हालांकि बाद में 2009 में आके इसको करीब 18% वोट मिले थे, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी। कांग्रेस हमेशा इससे ज्यादा रही है, इस साल को पिछले साल को छोड़ के। आज 52% पॉपुलेशन पे बीजेपी का राज है। राज्यों में 52% टोटल पॉपुलेशन है जिसमें बीजेपी का राज्य है और रीजनल फोर्सेस का करीब 39% पे राज है, बाकी 10% पे कांग्रेस है। ये राज्यों की बात है। लेकिन दूसरी तरफ पक्ष यह है कि लोकसभा में करीब 10 करोड़ कांग्रेस को वोट मिले थे। तो आज जो आपने मंच देखा, इसका कंपोजिशन देख के क्लियर दिखाई दे रहा है कि एंटी बीजेपी एक फॉर्मेशन थर्ड फोर्स के रूप में हो रहा है। थर्ड फोर्स इसलिए
कि कांग्रेस अगर इसमें आती है, देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि ममता बनर्जी यूपी में 4 वोट नहीं दिलवा सकती और मुलायम सिंह बंगाल में 4 वोट नहीं दिलवा सकते ममता बनर्जी को, तो क्विड प्रो को नहीं है, इसमें आदान प्रदान वाला स्थिति नहीं है। तो एक पॉलिटिकल फोर्स जो कि क्वाशी सेकुलर आप कह सकते हैं या सेकुलर कह सकते हैं, हालांकि शिवसेना आ जाएगी तो सेकुलर कैसे रहेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक फॉर्मेशन बन रहा है। अब मुश्किल ये है कि ये फॉर्मेशन इंटरडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे आश्रित वोट के लिए नहीं है, सिर्फ एंटी बीजेपी प्लैंक पे आ रहा है। अगर इसमें कांग्रेस मिल जाती है तो वाकई ये एक बड़ा सेकुलर फॉर्मेशन बनेगा और कांग्रेस के वोट 10 गिरे दिनों में 10 करोड़ है। मोदी के इस जलवे के बाद, इस प्रवाह के बाद, इस पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी के बाद अगर कांग्रेस को 10 करोड़ मिलते हैं और बीजेपी को 18 करोड़ मिलते हैं तो कांग्रेस आज भी बड़ी पार्टी है और कल ये वापस आ भी सकती है, जैसे होता है जनता प्रयोग करती है, बिहार में भी ये प्रयोग किया उसने। तो मेरा ख्याल है कि इसमें देखना ये होगा कि ये एक फोर्स तो बन रही है, साफ दिखाई दे रहा है कि एंटी बीजेपी प्लैंक पे एक फोर्स बन रहा है, लेकिन क्या इसमें कांग्रेस जुड़ेगी? कांग्रेस जुड़ेगी तो क्रेडिबिलिटी आएगी और अगर नहीं जुड़ी तो ये वाकई ऐसी फोर्स नहीं बन पाएगी जो लोकसभा में बीजेपी को बहुत ज्यादा चुनौती दे पाए। कांग्रेस के साथ तो मजबूरी है, वो तो जुड़ेगी नहीं, अगर जुड़ती है तो फिर लीड कौन करेगा? तो तब क्वेश्चन ये आएगा। और फिर केरला में क्या होगा, वेस्ट बंगाल में क्या होगा, और भी कई राज्य हैं जहां की दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये माइनर कुछ प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन अगर कांग्रेस किसी एंटी बीजेपी फॉर्मेशन में जुड़ती है, क्योंकि 52% ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब नदीम जावेद से लूंगा। एक ब्रेक यहां पर ले रहा हूं, ब्रेक से लौटेंगे तो नदीम जावेद साहब ने जो शिवसेना पर टिप्पणी की थी उसका जवाब साबिर अली साहब से लेंगे और एन के सिंह साहब का सवाल नदीम जावेद से पूछेंगे। बाकी मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। सवाल साबिर अली साहब से पूछना था लेकिन इस वक्त उनका हमसे संपर्क नहीं है। साबिर अली साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बड़ी मुश्किल से साबिर अली साहब, एक वक्त था जब आप जेडीयू में हुआ करते थे और ये गठबंधन बिहार में बीजेपी और जेडीयू का टूटा था। उस वक्त शिवसेना आप पर बहुत हमलावर थी और आप शिवसेना के प्रवक्ताओं को जवाब देते नहीं थकते थे। आज जेडीयू के साथ मंच साझा किया है शिवसेना ने, क्या संकेत मिला आपको? देखिए, मैंने आपको फिर वही बात दोहराना चाहता हूं कि राजनीति के मैंने बहुत बास्केट देखे हैं। वही फिर मैं कहूंगा कि अंडा डाला जाता है मुर्गी का और बच्चा निकलता है बतख का। इसलिए राजनीति के बास्केट को एक तरह, अगर कोई किसी के पास कोई कह रहा है कि उनके पास मापदंड है तो ये उनको मुबारक हो। मैं देख रहा हूं 30 साल से राजनीति के मापदंड बहुत डिफरेंट। नदीम जावेद साहब, साबिर अली साहब दरअसल ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं। नदीम जावेद साहब, सच्चाई यही है, आपको पार्टी के बाहर से ही नहीं, विरोधी दलों की तरफ से ही थ्रेट नहीं मिल रही है, सहयोगी दलों की तरफ से भी थ्रेट मिल रही है। अगर शिवसेना नीतीश बाबू के शपथ ग्रहण में मंच पर है तो ये आपके लिए थ्रेट है, वो ये इशारा कर रहे हैं। नदीम जावेद साहब बहुत तजुर्बाकार है, मैंने उनको सुना नहीं, वो बहुत तजुर्बाकार है, इसलिए उनका तजुर्बा हो सकता है बहुत ज्यादा बेहतर हो। मेरे तजुर्बा में ये शामिल नहीं है। तो आप नहीं मानते कि अगर शिवसेना ने मंच साझा किया है नीतीश बाबू के साथ उनके शपथ ग्रहण में तो ये आपके लिए किसी तरह की कोई चुनौती होने वाली है आने वाले समय में? मैं 25 साल से मुंबई शहर में और बिहार रहता हूं, लगातार दोनों पार्टी को मैंने देखा और शिवसेना को भी देखा है। मैं समझता हूं कि शिवसेना को मैं भी समझता जरूर हूं। नहीं, लेकिन शिवसेना के अखबार जो मुखपत्र सामना है उसमें तो हम पढ़ते रहते हैं मोदी पर तीखे तंज आजकल उनके संपादकीय में खूब छप रहे हैं। आजकल और इससे पहले 4 महीना पहले कहां क्या छपा, जरा उसका भी तो जिक्र कर दीजिए ना। सामना वो आजकल उनके संपादकीय में खूब छप रहे हैं। आजकल और इससे पहले 4 महीना पहले कहां क्या छपा, जरा उसका भी तो जिक्र कर दीजिए ना। सामना वो अखबार है, उसका अपना रुख है लिखने का, और हर दिन अलग अलग खबर छपती है वहां, रोज एक तरह की खबर तो छपती नहीं है और तंज वहां पे बदलते रहते हैं और सबको ये राइट है अपने तंज बदलने की। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, इसी को अखबार कहते हैं। सिंह साहब कुछ मुखातिब होना चाहते हैं आपसे? नहीं, मैं वो थर्ड फ्रंट की बात कर रहा था। अच्छा, थर्ड फ्रंट की बात मैं, ठीक है, तो उससे पहले सिंह साहब, माफी के साथ आपको रोकूंगा, थर्ड फ्रंट पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले नदीम जावेद साहब से पूछ लेते हैं। आपने बहुत अहम सवाल उठाया था कि अगर
मोदी के खिलाफ एक फ्रंट तैयार होता है तो क्या कांग्रेस उसमें शामिल होगी? नदीम जावेद साहब। नहीं, एनके सिंह जी ने बड़ी बुनियादी बात कही। उन्होंने कहा कि जब मोदी वेव थी और मोदी साहब का आंधी और तूफान चल रहा था तो उस समय कांग्रेस पार्टी को भी 10 करोड़ वोट मिले थे। यानी भारतीय जनता पार्टी के बाद इस देश के अंदर जो दूसरी सेकुलर पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी या देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। आप भारतीय जनता पार्टी को सेकुलर पार्टी कह रहे हैं? अगर आप 1984 के बाद देखिए, मैंने कहा कि सेकुलर पार्टी में कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला था और कांग्रेस पार्टी वैसे भी सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की बनकर आई थी। मैं एक बात और आपसे निवेदन करूं कि 1984 के बाद से लगातार इस देश में कोalition की राजनीति रही। 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद 1991 में हुआ, 1996 में हुआ, 1998 में हुआ, 1999 में हुआ, 2004 और 2009। ये सारे इलेक्शंस के जो माहौल है ये सब में कोalition की राजनीति रही है। और हमें अगर 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी को 145 के आसपास सीटें आई थी, लेकिन बंगाल में जहां कांग्रेस ने सीधी लड़ाई लड़ी थी कम्युनिस्ट पार्टी से, जहां केरला में जहां कांग्रेस ने सीधी लड़ाई लड़ी थी कम्युनिस्ट पार्टी से, उस कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को केंद्र में समर्थन दिया था। मैं केवल ये बात कह रहा हूं कि जो मुख्य बात है वो ये है कि जो लीडिंग पोजीशन है सेकुलर राजनीति की वो कांग्रेस पार्टी ही करेगी। बाकी सारी पार्टियां वैचारिक आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर कांग्रेस को समर्थन 2004 में भी थी। बिहार में तो ऐसा नहीं हुआ, 2009 में भी उन्होंने, बिहार में तो ऐसा नहीं हुआ। बिहार में तो आप साथ गए हैं, आपके साथ थोड़े आया जेडीयू और आरजेडी। बिहार में तो आप महागठबंधन के साथ गए, महागठबंधन आपके साथ थोड़े आया। नहीं, बिल्कुल अनुराग जी, अनुराग जी आपने बहुत वाजिब बात कही। राज्य के स्तर पे बिहार में जेडीयू और आरजेडी लीडिंग हालात में थी, वो ज्यादा बेहतर हालात में थे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए तो राष्ट्रीय स्तर पर एनके सिंह जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, राज्यों में उसका संगठन है, कई राज्यों में सरकारें हैं। तो कुल मिला जुला के जो बिहार में जेडीयू या आरजेडी की हालत है वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की हालत है। अच्छा, तो मैं राजीव रंजन साहब से साफ पूछ लेता हूं। राजीव रंजन साहब, अगर मोदी साहब के खिलाफ मोर्चा बनता है और कांग्रेस उसे लीड करती है तो क्या जो बिहार में हालात हैं वही राष्ट्रीय स्तर पर होंगे? क्या आप साथ जाएंगे कांग्रेस के? देखिए, ये अभी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार में जो स्थितियां हैं आज कमोबेश जो जनादेश है वो देश की परिस्थितियों के अनुरूप है और देश में एक उबाल पैदा हुआ है बिहार के चुनाव परिणाम के बाद। जो नाराजगी है उसको एक संगठित आवाज बिहार की जनता ने दे दी है। अब जो राजनीतिक परिदृश्य बनेगा पूरे देश में, जनता दल यूनाइटेड एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल के तौर पर जो उसकी भूमिका है उसके निर्वहन के लिए तत्पर है। इसलिए कि कल सेंटर स्टेज किसका होगा, किसकी क्या हैसियत है, ये सब बात के सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी, उनकी पार्टी, उनके गठबंधन और जो आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जैसे जो संगठन है, इनके शिकंजे से देश को निकालना कैसे है। और मुझे लगता है कि जिम्मेवारी बिहार के राजनीतिक दल अपनी समझते हैं और उसके अनुरूप हम लोगों को जो अपनी भूमिका का निर्वहन करना है उसके लिए हम लोग सचेत हैं और पूरी मुस्तैदी से पूरे देश में माहौल बनाने में हम सब लगेंगे। नहीं राजीव जी, जो सवाल है आज शंका इसलिए उठ रही है कि एक बार कोशिश हुई थी, एंटी कांग्रेसिज्म डेवलप किया और 96 से आपने एक थर्ड फ्रंट के रूप में इमर्ज किया जो एंटी कांग्रेसिज्म की थी और एंटी बीजेपी भी थी, लेकिन एंटी कांग्रेसिज्म ज्यादा थी। आज वो मकाम आ गया है जबकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, 31% वोट है। ऐसे में अगर कोई कोएलिशन बनना होगा, जिसका आज साफ नजर आ रहा था, जिसको आप भी नहीं इनकार कर सकते, तो ऐसे में कांग्रेस के साथ मिलके क्या लीड रोल कांग्रेस को देके, क्योंकि ऑब्वियस है कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और उसके पास वो अंडर करेंट्स नहीं है जो कि बीजेपी में, जो कि आप लोगों की पार्टीज में है, जो रीजनल पार्टीज में है। तो ऐसे में कांग्रेस को लीड रोल देके क्या ये पॉसिबल हो सकता है? एक इंडिपेंडेंट अपना व्यू दे सकते हैं, पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक फॉर्मेशन का एंटी जी एनके सिंह साहब जो ऐसे जटिल सवालों का समाधान स्टूडियो के बहस में मैं नहीं समझता हूं कि दे पाने के लिए हम लोग सक्षम हैं। हमारा ये मानना है पूरे देश में जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, बिहार ने चेतावनी दी है। आज देश में जो बैठी हुई जो गूंगी बहरी सरकार है
जो जनता के वोट के बल पर आज देश में सरकार बनाने में कामयाब होने के बाद या तो नरेंद्र मोदी जी देश के चुनावों में शामिल होते हैं या विदेशी दौरों में वो शामिल होते हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राज्यों के अधिकार, केंद्र राज्य संबंधों को लेकर, पैसे को देश में जो रुपए की बिगड़ती हालत है उसको लेकर, जो बाजार में हमारी हैसियत कमजोर हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के जो चिंताएं हैं, उन सवालों पर नरेंद्र मोदी जी के तिलिस्म का जो जाल है वो टूट रहा है। और बिहार ने पहल की, नीतीश कुमार जी और लालू जी कांग्रेस मिलकर के सामने आए और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस सांगठनिक एक और महाशक्तियों के मिलन ने नरेंद्र मोदी जी और उनके पूरे तूफानी दस्ते के होश उड़ा दिए हैं। आने वाले समय में इसी के अनुरूप देश की तस्वीर। ठीक है राजीव जी, राजनीति बाबू से सवाल पूछ लेता हूं। इसी के अनुरूप देश की तस्वीर होगी। राजनीति बाबू, आपको लगता है कि जो महागठबंधन ने किया बिहार में, इस तरीके से बाकी राज्यों में भी कुछ ऐसा किया जा सकता है जो मोदी साहब के होश उड़ा दे? ये प्रयोग बाकी राज्यों में जहां जहां अब चुनाव आने वाले वहां भी सफल हो सकता है? बिल्कुल एकदम किया ही जा सकता है। नहीं, लेकिन जो कॉन्ट्राडिक्शन है राजनीति बाबू, वो कैसे रिजॉल्व होगा? और यही महागठबंधन पूरे देश के लिए, पूरे देश में चलेगा। अरे ये महागठबंधन कैसे चलेगा? प्रदेश से बाहर निकलेंगे तो कांग्रेस लीड करेगी आपको। हो गए लोग, वो सब मिलके आ जाएंगे। नहीं, प्रदेश से बाहर निकलेंगे तो कांग्रेस लीड करेगी, फिर इस महागठबंधन को स्वीकार है आपको? केरला में, वेस्ट बंगाल में कैसे होगा? तमिलनाडु में कैसे होगा? महागठबंधन लीड करेगा। महागठबंधन को कौन सी पार्टी लीड करेगी? सभी जगह के लोग तो आए ही थे हमारे पास, सभी जगह का। सामूहिक रूप से लीड करेगी गठबंधन को, सामूहिक रूप से लीड करेगी। गठबंधन को कौन पार्टी लीड नहीं करेगी, सब मिलकर लीड करेगा। उसके बाद फिर मंत्रिमंडल बनेगा। ठीक। दिलीप पांडे जी, शुरुआत हो गई है बिहार में, काम खत्म। दिलीप पांडे जी, अरविंद केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? अगर एंटी मोदी मोर्चा बनता है तो क्या आप कांग्रेस के साथ जाएंगे? देखिए अनुराग भाई, जहां तक आम आदमी पार्टी के किसी भी गठबंधन में होने का सवाल है, डे वन से हमने क्लियर किया हुआ कि हम किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और न रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बिहार में जनादेश मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की हार के रूप में और माननीय मोदी जी के काम और काम करने के तौर तरीकों के रेफरेंडम के रूप में मिला है। अब बात आती है कि आगामी चुनावों में राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सियासी खेल कहां पास होगा, कहां फेल होगा, उसमें किसी भी तरह का जो कोलिशन है वो क्या रोल प्ले करेगा, ये क्रिटिकल क्वेश्चन है। मेरा यह मानना है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी राज्यों के साथ अपने व्यवहार को ठीक नहीं करती है, संघीय ढांचे का सम्मान व्यवहार में नहीं करती है, सिद्धांत में करती नजर आती है, व्यवहार में नहीं करती है, और जब तक वो अपने किए हुए वादों पे, वो एक नियम कहा था कि यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो ये जनता अब प्रज्ञ हो चुकी है, प्रबुद्ध हो चुकी है। हर बार हर आदमी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली ने एक रास्ता दिखाया, बिहार ने भी तय किया कि उस रास्ते पर चलना है। और अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अहंकार की राजनीति रुकती नहीं है, और व्यावहारिक रूप से अपनी बातों पर अमल करना। दिलीप पांडे साहब, जब केजरीवाल आंदोलन करते थे तो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, जब राजनीति में आए तो बोले मैं बच्चों की कसम खाता हूं, किसी का समर्थन नहीं लूंगा, लेकिन वो सारी कसमें उन्हें तोड़नी पड़ी। तो आप मुझे ये बताएं, इस कसम पर कब तक कायम रहेंगे कि आप किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे? आप और हम चाहे स्टूडियो में बैठ के कुछ भी कहें, अनुराग भाई, हम और आप स्टूडियो में बैठ के चाहे कुछ भी कहें, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपका चैनल सर्वेक्षण करा ले, इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली अगर कोई बुलंद आवाज है तो अरविंद केजरीवाल। अरे वो तो लेकिन लालू से गले मिल लिए जाकर, जनता को कोई संदेह नहीं है, वो तो लालू से गले मिल लिए जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मोदी जी, माननीय मोदी जी तो लालू से भी गले मिले, मुलायम से भी गले मिले, पीडीपी से गले मिल गए जो अलगाववादियों के साथ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि माननीय मोदी जी अलगाववादियों के साथ खड़े हो गए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो सामाजिक शिष्टाचार की बात है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में हो सकता है कम हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय मोदी जी अपने इस काम करने के तौर तरीकों पे इस रेफरेंडम को कैसे इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। मैं इसका जवाब साबिर अली साहब से लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और दिलीप पांडे ने बहुत अहम सवाल उठाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे साबिर अली साहब का रुख करेंगे। साबिर अली साहब, दिलीप पांडे साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि भले ही राजनीति की टोकरी में अंडे मुर्गी के रखे जाए और निकले उसमें से बतख के बच्चे, लेकिन कम से कम इन बतख के बच्चों को आप मोदी साहब के खिलाफ एक रेफरेंडम तो मान ही सकते हैं और सबक ले सकते हैं, ऐसी वो उम्मीद करते हैं।
मुझे लगता है पांडे साहब को इस देश के एग्जाम्पल देने कम पड़ गए। आप इनको पूछ लिए कि नीतीश कुमार का रेफरेंडम अगर था तो अभी सिर्फ 1 साल भी नहीं हुआ और लालू जी नीतीश कुमार मिलके लड़े थे झारखंड में, 0 खाता भी नहीं खुल सका। वो उनका रेफरेंडम था क्या? और देश के प्रधानमंत्री का रेफरेंडम एक प्रदेश का इलेक्शन होता है क्या? 2019 में रेफरेंडम कराना, तब पता चल जाएगा। आपके अपने इतने रेफरेंडम की ताकतवर थे तो क्यों नहीं बिहार में लड़ गए? क्यों नहीं झारखंड में लड़ लिए? आपने तो बहुत जगह ताल ठोकी थी, आपको मालूम था कि हवा खुल जाएगी आपकी। क्यों नहीं कश्मीर लड़ लिए? आपको पता था कि आपको 4 एमपी जीत के आए, 2 छोड़ के चल दिए। आपके जो एमएलए जीत के आए उसकी स्क्रिप्ट अभी तैयार भी नहीं थी कि अभी दूसरी कहानी शुरू हो गई है। आपके अपने लोगों का कहानी जो दिल्ली शहर में शुरू हो गई है, आप उस स्क्रिप्ट को तो जरा पढ़ के सुना दो। आपके 2 मंत्री ने क्या किया? राजनीति बाबू कुछ कहना चाह रहे हैं। आप दूसरे के आप रेफरेंडम कराते हो एक प्रधानमंत्री का, मैं पूछता हूं दिलीप पांडे से इसका जवाब। आप रेफरेंडम कराते हो, राजनीति जी को जोड़ना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री का होगा तभी आप देख लेना एक बार। और अरविंद केजरीवाल को बोलना कि रेफरेंडम के सामने आके लड़ ले। भाई साबिर अली जी सुनिए, अरे भाई साबिर अली जी, छीका गिरने वाला नहीं है, आप घबराइए मत। 2019 में भी वही होगा जो अभी बिहार में हुआ है। दिलीप पांडे संक्षिप्त सा उत्तर दे दीजिए। वगैरह निकलते अगर आप साबिर अली साहब की बात का जवाब देना चाहते हो, बहुत संक्षिप्त रखिएगा। रेफरेंडम यही था, वही होगा। अनुराग भाई, अभी हाल ही में आने वाला है। के अंदर डीयू के चुनाव हुए थे, उसमें CYSS हार गई थी, तो भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेता कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर रिफरेंडम है। और वहीं जहां पे पूरे राज्य में चुनाव हो रहा है, जहां लोकसभा चुनाव के पहले माननीय मोदी जी जाके वादे करके आते थे, वहां अब इस बार बिहार में जाके हार गए हैं, तो रेफरेंडम नहीं माना जाएगा। मैं इनको बताना चाहता हूं महोदय, अभी ये एक आखिरी चुनाव नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है। अगर आपका अहंकार ऐसे ही बना रहा, आप ऐसे ही सीखने से मुंह मोड़ते रहे, तो अभी असम है, तमिलनाडु है, पंजाब है, बहुत सारे राज्यों में, बंगाल है, बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने वाला है। तरक्की मेरे से ले पाएंगे तो आपके राजनीति का पास फेल करके चलता रहेगा। का जवाब देना अहंकार है तो इस तरह की आपका अहंकार, आपके अहंकार ने आपको दिल्ली में डुबाया रहे। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट राजीव रंजन जी का। राजीव रंजन जी, ऐसा नहीं होता है। आने वाले चुनाव में, हर चुनाव में आपको जनता अहंकार का ठीक है, ठीक है। कम से कम विनम्रता पूर्वक सम्मान करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ऐसी करारी पराजय का भी तो कुछ मजा ले लीजिए। ऐसी करारी पराजय का यानी विरोधी दलों का साफ तौर पर मानना है कि मोदी को अगर और राज्यों में महागठबंधन की तर्ज पर बना कोई गठबंधन नहीं हराएगा तो उन्हें उनका अहंकार हरा देगा। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि अहंकार हम इसको नहीं कहते हैं, लेकिन परसेप्शन के लेवल पे तो गलती हुई है। बीजेपी से परसेप्शन के लेवल पे गलती हुई है, और जिस शिद्दत से मोदी जी ने चुनाव वहां लड़ा, वो नेचुरली एक मैसेज उनके ऊपर है। लेकिन हम दूसरी बात कह रहे हैं, हकीकत मेरे ख्याल से दोनों नहीं समझ रहे हैं। बीजेपी को 5% वोट 2014 से कम मिले हैं, और महागठबंधन को, बीजेपी को 5% महागठबंधन पिछले साल से कम मिले हैं 2014, जबकि मोदी जी का वो जलवा हुआ करता था, वहां से 5% कम मिले। लेकिन महागठबंधन को भी 3% कम मिले हैं। ये ऐसा ना समझे कि महागठबंधन तो खैर बिल्कुल नया गठबंधन है, लेकिन अगर मोदी साहब के 5% वोट कम हुए हैं तो मुझे लगता है साबिर अली साहब को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि न केवल विरोधी लामबंद है बल्कि वो मोदी के अहंकार को भी उनकी हार की वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम नहीं भी हुए तो मोदी अपने आप अहंकार की वजह से हार जाएंगे। बहरहाल मुद्दा बहुत अच्छा है, इस पर दोबारा बैठने की जरूरत महसूस होगी तो आप लोगों के साथ एक बार फिर बैठेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। सभी का मैं बड़ी बहस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इसी के साथ बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं पापा नीतीश की ताजपोशी में उनके बेटे निशांत ने क्या कहा। निशांत से बात की हमारे संवाददाता अमित सिंह ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। निशांत जी, कितने अच्छा दृश्य लगा? जी बहुत अच्छा। हमारे बिहार की जनता ने हमको, पापा को और हम सब फैमिली को ये खुशी का दिन दिया। पापा भी, उम्मीद करता हूँ पापा भी जनता के लिए जैसे पहले विकास किए, पहले से भी बढ़ चढ़ के उम्मीद करता हूँ करें विकास। 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और इतना ग्रैंड विक्ट्री जो है, इसको किस रूप में देखते हैं? जी बहुत खुशी की बात है। बिहार की जनता को बधाई देता हूँ, उन्होंने पापा को वोट करके जिताया। उम्मीद करता हूँ पापा भी बदले में जनता का भला करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा दूर रहते हैं क्योंकि ठीक है, कोई रुचि नहीं है मेरी राजनीति, ना मेरा कोई ज्ञान है राजनीति का, ना मुझे कोई रुचि है।
तो ये है निशांत, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो हैं वो बेटे हैं। कैमरों से दूर, मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन आज ताजपोशी के समय जब उनके पिता की ताजपोशी हो रही थी, 28 मंत्रियों की ताजपोशी हो रही थी, तो निशांत मौजूद थे। हालांकि निशांत ने कहा, उनसे सवाल किया गया कि क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा, राजनीति का ज्ञान है ना, राजनीति में आने